today's video, we will going to focus upon the major sociological perspectives, and these perspectives are very important. Essentially, we will going to focus upon the classical perspectives that are the part of sociology, and most importantly, you have to remember that ये perspectives होते क्या? Basically, perspectives वो lens हैं जिसके थ्रू हम society को देखते हैं. ये perspectives society के different aspects को deal करते हैं. कुछ perspectives ऐसे होते हैं जो कि change को study करते हैं. कुछ ऐसे perspectives होते हैं जो कि society की functionality को देख रहे होते हैं. कुछ ऐसे perspectives होते हैं जो कि basically society के अंदर conflict को देख रहे होते हैं. कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स होते हैं जो कि लोगों के दरमियान कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, कैसे वो सिंबॉलिक मीनिंग्स को कॉमनली जो है शेयर कर रहे हैं, किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को डील करते हैं. इस बेस पे हम इनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. कुछ पर्सपेक्टिव मैक्रो लेवल के होते हैं तो कुछ माइक्रो लेवल के होते हैं. हम इस पे मजीद बात करेंगे, लेकिन आपने ये अपने दिमाग में ये चीज रख लेनी है कि जो आपके पर्सपेक्टिव्स होते हैं ये एक तरह से लेंस है जिसके थ्रू सोसाइटी को हम व्यू करते हैं कि किस तरह हम देख रहे हैं, या ये वो assumptions है जो कि हम डेवलप करते हैं सोसाइटी के बारे में या सोशल बिहेवियर के बारे में. मॉडर्न सोशियोलॉजी के अंदर 4 बेसिक पर्सपेक्टिव्स एग्जिस्ट करते हैं और ये 4 बेसिक पर्सपेक्टिव्स एक तरह से बेस प्रोवाइड करते हैं इस पूरे डिसिप्लिन को समझने में, सोसाइटी के एस्पेक्ट्स को समझने में, सोशल बिहेवियर को समझने में. लिहाजा इनको जानना बहुत जरूरी है. इफ यू डू नॉट गेट द आइडिया कि भाई क्या है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो इवेंचुअली आपको कभी अंडरस्टैंड ही नहीं हो पाएगी सोशियोलॉजी. तो एक तरह से आप कैसे व्यू करें सोसाइटी को, ये आपके एंगल को सेट कर देता है. आप उसके सिर्फ फंक्शंस को फोकस करना चाह रहे हैं. सोसाइटी में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सोसाइटी के स्ट्रक्चर के अंदर वो किस तरह फंक्शंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, किस तरह से दो होस्टाइल ग्रुप्स एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो इसको डील करने के लिए हमारे पास अलग पर्सपेक्टिव है. सोसाइटी के अंदर इंटरेक्शन कैसे होता है, लोगों के लिए जो है शेयर करना, सिंबॉलिक मीनिंग्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके लिए अलग पर्सपेक्टिव. और इसी तरह सोसाइटी कैसे डिफरेंट स्टेजेस से इवॉल्व होकर एक स्पेसिफिक स्टेज पे जाती है जिसको हम कह सकते हैं कि सम हाउ एडवांस सोसाइटी है, तो इवेंचुअली उसके लिए अलग पर्सपेक्टिव. तो हर जगह आपको अलग पर्सपेक्टिव नजर आए और ये पर्सपेक्टिव एक तरह से लेंस है जो कि हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि हम सोसाइटी और सोशल बिहेवियर को स्टडी करें. तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कुछ पर्सपेक्टिव्स के ऊपर, लेकिन इनकी एग्जांपल इस तरह से ली जाती है कि आपने जो है एक मार्केट देखी होगी, मार्केट में आपको शॉपकीपर भी दिखेगा, आपको जो है एक स्वीपर भी दिखेगा, आपको एक पुलिसमैन भी दिखेगा, एक बायर भी दिखेगा. हर कोई अपने ओन पर्सपेक्टिव के थ्रू उस मार्केट को देख रहा है. एक बायर जो खरीदने को आया है वो कहेगा कि मैंने खरीदना है, मुझे कोई अच्छा आइटम मिल जाए, उसका पर्सपेक्टिव ये है कि उसने कुछ अच्छा खरीदना, कोई अच्छा आइटम मिल जाए. शॉपकीपर का ये होता है कि आज वो अच्छी से अच्छी सेल कर, ठीक है, ये मकसद होता है उसका, वो इस चीज के लिए लुक कर रहा होता है. और दी अदर पुलिसमैन ये देख रहा होता है कि कोई अगर क्राइम हो जाए तो मैं पकड़ लूं उसे, ठीक है, क्योंकि स्वीपर ये कहता है कि भाई जितना भी गंदगी हुई हुई है वो मैं उठा लूं, तो उसका पर्सपेक्टिव अलग है. इसी तरह उसी मार्केट के अंदर एक अगर थीफ घूम रहा है, उसका मकसद क्या होगा, उसका पर्सपेक्टिव जो है वो ये होगा कि लोगों के स्नैच कर ले बैग्स या उनकी जो है जेबें काट ले. मकसद क्या है उसका, पैसे कहीं ना कहीं से हासिल कर ले. तो हर एक अपने पर्सपेक्टिव के तहत उस मार्केट में है एक ही जगह, लेकिन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स रख, डिफरेंट वी कैन से एंगल ऑफ व्यूइंग रख. तो ये एंगल ऑफ व्यूइंग होते हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं सोसाइटी को अंडरस्टैंड करते हैं. तो सबसे पहले आ जाता है हमारा एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव. अब एवोल्यूशन होता क्या है, एवोल्यूशन चेंज हो गया, ये वो एक ऐसा चेंज है जो कि स्मूथली और स्लोली अगर होता है. इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी रेवोल्यूशन. ये एवोल्यूशन है जो कि सोसाइटी के साथ, सोसाइटी की डिमांड्स के मुताबिक, एनवायरमेंटल डिमांड्स के मुताबिक चेंज होता है. और बेसिकली इस पर्सपेक्टिव को सोशियोलॉजी की तारीफ में ये बोला जाता है कि सबसे पहला पर्सपेक्टिव था जो कि पेश किया गया था, जिसमें ये बोला जाता है कि सोसाइटी जो है ओरिजिनेट होती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ग्रो होती चली जाती है. यानी कि इसमें सोसाइटी की डेवलपमेंट के ऊपर बात की जाती है कि सोसाइटी कैसे ओरिजिनेट हुई और डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के एक अलग से स्टेज पे पहुंच गई जो कि बड़ी एडवांस स्टेज. इसमें बहुत सारे थिंकर्स आपको दिखेंगे. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑगस्ट कॉम्टे हैं, स्पेंसर है. इन्होंने भी सोसाइटी के एवोल्यूशन के ऊपर काम किया. अगर ऑगस्ट कॉम्टे की बात करें कि लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि किसने पेश की है, ऑगस्ट कॉम्टे ने. देखिए इनकी ये थ्योरी विद इन एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव लाई जाती है. मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वो ब्रॉड असम्पशंस है जिसके अंदर हम डिफरेंट थ्योरीज को प्लेस करते हैं. अब किसने किस एंगल से बात की, आप देख सकते हैं कि ऑगस्ट कॉम्टे ने जब लॉ ऑफ 3 स्टेजेस का कांसेप्ट दिया था तो उसने सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी के अंदर जो हमारी मेंटल कैसे की डेवलपमेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंटली डिसिप्लिन्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, इन सब को 3 स्टेजेस से गुजारा. उसने कहा है कि पहले जो स्टेज होती है वो थियोलॉजिकल स्टेज होती है, उसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स मेटाफिजिकल स्टेज. मेटाफिजिकल से पॉजिटिविस्ट स्टेज की तरफ मूव करते हैं जो कि सबसे ज्यादा परफेक्ट स्टेज है, ऐसी स्टेज जिसमें साइंटिफिक लॉज की एप्लीकेशन होती है. इनको हम डिटेल में करेंगे, लेकिन स्टिल अभी हम सिर्फ इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. ऑन द अदर हैंड स्पेंसर की अगर बात करें तो उसने भी एवोल्यूशन के सेंस में डिवाइड किया. अगर हम उनकी सोशल एवोल्यूशन की थ्योरी पढ़े जो कि उन्होंने चार्ल्स डार्विन से इन्फ्लुएंस होकर दी थी, तो उसमें यही चीज उन्होंने बयान की थी कि सोसाइटीज जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है. पहले बड़ी सिंपल होती है, फिर वो डबल जो है क्या नाम है, एक तरह से सॉरी कंपाउंड की तरफ जाती है, फिर डबल कंपाउंड, फिर ट्रिपल कंपाउंड की तरफ जाती है. मतलब सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप होती चली जाती है. नेक्स्ट पर्सपेक्टिव जो हमारा है वो है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, जिसको हम ऑर्डर पर्सपेक्टिव्स के नाम से भी जानते हैं. टिपिकली ऑर्डर पर्सपेक्टिव या हम कह सकते हैं फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, ये होता क्या है, मोस्टली इसका ज्यादातर फोकस क्या होता है सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स पे. ये कहती है कि सोसाइटी जो है डिफरेंट पार्ट्स को करती है और ये पार्ट्स की कॉन्फ्लिक्ट या उनकी किसी दूसरी कंडीशन को डील नहीं करती. इसका ये होता है फोकस कि सोसाइटी के अंदर ये सारे जो पार्ट्स होते हैं जो कि इंस्टीट्यूशंस की सूरत में आपको नजर आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में आपको नजर आते हैं,
ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, इस तरह काम करते हैं कि मोस्टली जो है एक दूसरे के साथ काम करके सॉलिडेरिटी को क्रिएट कर सके और स्टेबिलिटी ला सके। तो ये फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि ऑर्डर डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी में तमाम इंस्टीट्यूशन मिलजुल कर काम करें और इसी बेस पे सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर डेवलप हो रहा है। सो इसमें भी बहुत सारे थिंकर्स आपको दिखेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हर्बर्ट स्पेंसर आ जाते हैं, इमाइल डरखाइम आ जाते हैं। ये जो है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से एसोसिएटेड है। इन्होंने अपनी बहुत सारी ऐसी थ्योरीज दी है जो कि फंक्शनलिज्म के एस्पेक्ट से इन्हीं की कैटेगरी के अंदर आती है। क्योंकि जाहिर है अगर हम हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें या इमाइल डरखाइम की बात करें तो इन्होंने बहुत हद तक ये चीज डिफाइन की है कि सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट किस तरह से फंक्शनल है सोसाइटी के अंदर। यानी कि इन्होंने फंक्शनलिज्म के अप्रोच को अपनाते हुए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी की फंक्शनलिटी को कैसे डिफाइन किया है। हम इमाइल डरखाइम की एग्जांपल ले लेते हैं, उन्होंने तो क्राइम को भी फंक्शनल करा दिया। उन्होंने कहा सोसाइटी बगैर क्राइम के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये एक पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी का, एक नॉर्मल एस्पेक्ट है। यानी कि सोसाइटी के अंदर क्राइम होंगे तो ही सोसाइटी में नए लॉज बनेंगे और इस तरह से ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगी। अगर हमारे क्राइम ही नहीं होंगे तो हम लोग जो है क्या नाम है कभी नए लॉज क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो इन्होंने पॉजिटिव एंगल से सारी चीजों को देखा। सोसाइटी के अंदर कौन से फंक्शंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। बहुत सारे मॉडर्न थिंकर्स, रॉबर्ट किमर्टन की आप एग्जांपल ले ले, फंक्शनलिज्म से एसोसिएटेड है। वो क्या बोलते हैं, वो सोसाइटी के लेटेंट फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं, मैनिफेस्ट फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं, डिसफंक्शंस के ऊपर बात करते हैं। उनके अकॉर्डिंगली क्या है कि सोसाइटी के इंटेंडेड फंक्शंस मैनिफेस्ट फंक्शंस है। यानी कि सोसाइटी का कोई इंस्टीट्यूशन कौन से फंक्शंस प्रोड्यूस करेगा तो वो करेगा वो है आपके इंटेंडेड फंक्शंस या हम कह सकते हैं मैनिफेस्ट फंक्शंस। ऑन द अदर हैंड आपके कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि छुपे होते हैं, जो कि आपको हेल्प करते हैं मैनिफेस्ट फंक्शंस को अचीव करने में, वो लेटेंट फंक्शंस होते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके कुछ डिसफंक्शंस होते हैं जो कि सोसाइटी की डेवलपमेंट में और भी इंस्टीट्यूशनल फंक्शंस को अटेन करने में नेगेटिव किरदार अदा करते हैं, नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। बहरहाल कुछ फंक्शंस जो है हर फैक्टर के होते हैं और टिपिकली जिन्होंने भी फंक्शनल एस्पेक्ट से काम किया और उनके एस्पेक्ट से थ्योरीज दी है तो वो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर आता है। नेक्स्ट जो हमारा पर्सपेक्टिव है कंफ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, वन ऑफ द मेजर पर्सपेक्टिव, जिसका फोकस क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है और ये इनइक्वालिटी इवेंचुअली लीड करेगी टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज। बेसिकली कंफ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इस चीज को डील करता है। अच्छा, अब इस पर्सपेक्टिव के अंदर ज्यादातर टेंशन को, कंपटीशन को, चेंज को फोकस किया जाता है। सेकंड, इस कंफ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में ये बोला जाता है कि भाई जो कंफ्लिक्ट एस्पेक्ट है वो इनएविटेबल पार्ट है, वो जरूरी है। सोसाइटीज के बगैर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस ड्यू टू दीस कंफ्लिक्ट आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर जिससे एसोसिएटेड है वो कार्ल मार्क्स ही है। तो कंफ्लिक्ट एक नेसेसरी एस्पेक्ट है। ये कोई हम कह सकते हैं सोसाइटी के अंदर एक ऐसी चीज नहीं है जो कि सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि कंफ्लिक्ट जो है बेनिफिशियल रिजल्ट लेकर आती है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि सोसाइटी के लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है बल्कि एट द सेम टाइम सोशल मूवमेंट्स का भी बाइज करती है। इसमें भी बहुत सारे थिंकर्स एसोसिएटेड हैं, जिसमें वी कैन से लुइस पॉस्टर का नाम आ जाता है, जिन्होंने फंक्शंस का जिक्र किया कंफ्लिक्ट, यानी कि इसको पॉजिटिव रिएम में देखा। कार्ल मार्क्स वन ऑफ द मेजर थिंकर, राल्फ डेरेनडॉर्फ की बात आ जाती है इसमें, सी राइट मिल आ जाता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर है। सी राइट मिल्स ने भी इसी सेंस में बात की थी। उन्होंने अथॉरिटी के सेंस में बताया था कि किस तरह सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है कंफ्लिक्ट। तो हर एक ने अपने एंगल से बताया, लेकिन बेसिकली ये कहता है कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी है और यही इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर कंफ्लिक्ट को लेकर आती है। जब कंफ्लिक्ट अगर होता है तो सोसाइटी के अंदर चेंज अगर होता है, क्योंकि जब कंफ्लिक्ट होगा तो एक ना एक पार्टी ने तो जीतना ही है और जीतने की सूरत में जो एक पार्टी की तरफ से बनाया हुआ नया निजाम होगा वो चेंज होगा। कार्ल मार्क्स है वो सबसे ज्यादा इससे एसोसिएटेड है। कार्ल मार्क्स ने इसके आइडियाज बहुत ज्यादा अच्छे डेवलप किए। उन्होंने जो है कंफ्लिक्ट को बहुत बड़ी बेस पर आ दिया, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक कंफ्लिक्ट। इसी तरह आ जाती है इंटरेक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। अब लास्ट इंटरेक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो कि एक माइक्रो लेवल का पर्सपेक्टिव। वो जो बिहाइंड तीनों मैंने बताए थे वो सारे मैक्रो है, यानी कि लार्ज स्केल पे सोसाइटी को डील करे। ये मैक्रो एस्पेक्ट है जो कि सोसाइटी के अंदर लोगों के एस्पेक्ट्स को डील करता है। लोग कैसे एक दूसरे से बातें करते हैं, कैसे एक दूसरे से को रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारा इसके अंदर आ जाता है। ये पर्सपेक्टिव बेसिकली लार्ज स्ट्रक्चर को डील नहीं करता। बेसिकली इसका ताल्लुक सोशल इंटरेक्शन से होता है। इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स आपको नजर आएंगे, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, सीएच कूले और बहुत सारे अदर। लेकिन याद रखें इंटरेक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीएच कूले के जो कांसेप्ट है लुकिंग ग्लास सेल्फ का आइडिया जो उन्होंने डेवलप किया प्राइवेट ग्रुप का, तो उसमें इन्हीं छोटे एस्पेक्ट्स को डील किया जा रहा है कि इंटरेक्शन की इंटेंसिटी कितनी है और इंटेंसिटी कितनी नहीं है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड की बात करें तो सेल्फ डेवलपमेंट में उसने किस तरह से सोसाइटी के इन्फ्लुएंस की बात की, कैसे हम इंटरेक्शन के थ्रू अपने सेल्फ डेवलप करते हैं। तो हर एक ने अपने एंगल से कहा। इसके अलावा बहुत सारे मॉडर्न पर्सपेक्टिव भी है सोशियोलॉजी में। स्पेसिफिकली उसमें एक्सचेंज थ्योरी भी आ जाती है, उसमें फेमिनिज्म भी आ जाती है। इन्होंने भी डिफरेंट एंगल से